भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया, मेरे साथ है पीयूष। कल हम अयोध्या को लेकर के बात कर रहे थे जी। चंदा चोरी मामला जो सामने आया है उस पे एसआईटी का गठन हुआ है। इसके अलावा भी कई ऐसे पहलू और किस्से हैं जो आप सभी को जानना चाहिए। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर वो किस्से और पहलू हम आपके सामने रख रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला बढ़ा कैसे और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। पीयूष हमारे साथ हैं। मैंने बताया था पीयूष खुद अयोध्या से ही हैं, अयोध्या के वासी हैं। उस जगह को ये बेहतर समझते हैं क्योंकि ना सिर्फ वहाँ जन्मे बल्कि वहीं पले बड़े और आज भी अयोध्या में ही ये रहते हैं। इनका घर बार भी अयोध्या में है, कारोबार भी अयोध्या में है। तो पीयूष, आज की जो डेवलपमेंट है उसमें चाहे काकभुसुंडी का मामला सामने आया है या सिंध समाज ने जो बोला, हमने जो दान किया था कल, जिसका हमने जिक्र किया था, इन सब के बाद में ये कार्रवाई कहाँ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और कल एक और चीज़ जो निकल कर एक और तस्वीर सामने आई थी चंपत राय की किसी और चीज़ में इन्वॉल्वमेंट की, तो क्या इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है, किसी और दिशा में ये चीज़ जा रही है, क्या है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जाँच जो है उसकी रिपोर्ट जो हमारे गृह सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पास दे दी है। उनके पास वो रिपोर्ट पहुंच गई है। चूँकि गृह सचिव के पास रिपोर्ट आ चुकी है, उनके पास दी जा चुकी है। और चूँकि गृह सचिव भी प्रिया ट्रस्ट में पदेन सदस्य हैं और साथ में भी खबरें आ रही थी कि वहाँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो भी कार्यभार है वह कार्यभार अब जिलाधिकारी जो कि पदेन सदस्य होते हैं वो देख रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। लेकिन कल शाम को एक तस्वीर आती है, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल जी, जो 3 लोगों के नाम बार बार मीडिया रिपोर्ट से लेके हर जगह तक आए हैं, जिनके ऊपर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, वह तीनों लोग एक आयोजन में जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में था, शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण होना था, उस आयोजन में वो लोग शामिल होते हैं। चंपत राय बाकायदा मंच संचालन की भूमिका में होते हैं, वो तमाम बातों को वहाँ पर रखते हैं, लेकिन इस प्रकरण पर कोई बातचीत नहीं होती है। तो कुल मिलाकर उन तस्वीरों को देखने के बाद ये लगता है कि शायद इन लोगों को क्लीन चिट जैसा मिलने का कोई आभास हो चुका है, या फिर इन्हें लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि पूर्ववत भी जो मामले रहे हैं, जो मैंने कहा था, कल जिक्र भी किया था, एक मामला आया था कि ज़मीनों की खरीद फरोख्त का, उस मामले में जांच हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वह सब सुन। वो मामला 2 साल पहले उठाया गया था जिसका हमने कल जिक्र भी किया था। मंदिर निर्माण के पहले वो मामला उठ गया था। अच्छा। इत्तेफाक ये है 2021 में वह मामला उठा था कि ज़मीनों को कम रेट की ज़मीनें थीं, अधिक पैसा देकर ज़मीनें खरीदी गई थीं। 23 में भी ऐसा मामला उठा था। 21 से लेके वो 23 तक का सफ़र उस मामले का रहा। अच्छा, ठीक है। लेकिन चूँकि 23 में मंदिर का लगभग निर्माण पूर्ण होने की स्थिति हो गई थी, दिसंबर तक निर्माण पूर्ण लगभग हो गया था। कुछ थोड़े बहुत निर्माण बाकी थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ गया कि अब तो सीधे साहब चलते हैं प्राण प्रतिष्ठा की तरफ। तो तमाम चीज़ें होने लगीं। 22 जनवरी का ऐतिहासिक पल आ गया जब पूरे हिंदू समाज, असंख्य भारतवासियों ने देखा कि रामलला अपने भवन में आखिर 500 सालों बाद विराज गए। तो ये तमाम चीज़ें हुई, ऐतिहासिक क्षण था, लोग भाव विभोर हुए। दान इतना आया कि दान गिनने वालों को, रखने वालों को की स्थितियाँ नहीं रह गईं। बार बार ट्रस्ट से अनाउंसमेंट भी, चाहे वो 5 अगस्त के उत्सव के पहले हुआ हो, चाहे 22 जनवरी के बाद हुआ हो। 2020 5 अगस्त, हाँ 2020 5 अगस्त जब शिला पूजन हुआ था, भूमि पूजन हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो भी दान मिला और जो दान दिया गया, वह दान का हिसाब अभी तक का लेजर बुक कहाँ है? आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त अनाउंस कर दिया गया था कि रखने तक की जगह नहीं है, तो वो दान 2020 में जब 5 अगस्त को भूमि पूजन होना था, उसके पहले ट्रस्ट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था। हाँ। कि अब आप सोने चांदी या धातु का दान ना दें क्योंकि हमारे पास रखने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आज जो दान देते हैं तो वो कहाँ रखा जाता है? ये कोषागार है कहाँ पे? उसी प्रांगण में है या कहीं और है? जो दान दिया जाता है वह दान का बेसिकली तो लॉकर में, बैंक के लॉकर में जमा होता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो हैं वो लॉकर में जमा होने के पहले वह राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ही रखा जाता है। वहाँ जो स्ट्रांग रूम है, जो भी इन्होंने बना रखी है अपनी व्यवस्था, क्योंकि उस व्यवस्था तक किसी को, आम व्यक्ति को पहुँचने की या फिर किसी पत्रकार के पहुँचने की कोई एक्सेस नहीं है। वहाँ पर तीर्थ क्षेत्र के ही लोग होते हैं, उनके ही कर्मचारी होते हैं। उनके लिए अलग कर्मचारियों की व्यवस्था तीर्थ क्षेत्र ने की थी। तो कौन कर्मचारी थे, उनका कितना सत्यापन किया था, और अगर सत्यापन किया था तो एक IAS हो, ठीक है, या एक IPS हो, या कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी है, उसे अपने आय व्यय का विवरण देना पड़ता है साल में। ठीक है साहब, पूरे साल की हमारी आय इतनी है,
ठीक एक है। आम और आदमी यहाँ जो तक नौकरी कि करता है वो भी संपत्ति पूरा- का उसे डाटा भी देना पड़ता है, ठीक है, कि इतनी मेरी संपत्ति है, ये एसेट्स है मेरे, ये हैं, ये चीज़ें हैं। वहाँ पर जिन लोगों को आपने रखा 2024 से रखा या 2020 में जब आपके पास ट्रस्ट बन गया फरवरी में, उसके बाद आपने रखा, आप दान की व्यवस्था सारे आपके हाथ में हो गई, हैंडओवर हो गई, सब आपको मिल गई, तो उन लोगों को जो उस काउंटिंग में थे उनकी हर साल की क्या आपने ऑडिट रिपोर्ट ली? तमाम पहलू हैं प्रिया, हर साल तो ऑडिट होता ही होगा। हर साल उनकी ऑडिट रिपोर्ट, व्यक्तिगत ऑडिट रिपोर्ट कि आप जब आए थे तब आपकी कुल संपत्ति 1 लाख रुपए थी, उसकी लागत, या 2 लाख थी, 3 लाख थी। वह अगर आपके परिवार में पत्नी की संपत्ति बढ़ गई, पुत्र की संपत्ति बढ़ गई, भतीजे की बढ़ गई, तो कैसे बढ़ी, यह ऑडिट होना चाहिए था। अच्छा, चंपत राय और उनके साथ जो एक उनका ड्राइवर था टिन्नू करके जो नाम सामने आ रहा है, इनकी संपत्ति के बारे में आपको कोई जानकारी? पहले ये क्या थे और आज क्या है? टिन्नू के बारे में यह है कि वो पहले ऑटो टेम्पो चलवाता था, विश्व हिंदू परिषद से वो जुड़ा रहा, वह बतौर ड्राइवर विश्व हिंदू परिषद का ड्राइवर नियुक्त रहा। कई लोगों की उसने गाड़ी चलाई, चाहे महेश जी रहे हों, चाहे वो चंपत राय जी रहे हों, और कुछ वक्त तक वो न्यास की बेसिकली गाड़ी चलाता था। राम जन्मभूमि न्यास जो बना हुआ था वो बिहिप ने बनाया था, तो ये सब उसका रहा। और ऐसा कुछ नहीं था कि टिन्नू बहुत बड़ा धनाढ्य था और इस तरह से आ गया था। 14,000 समथिंग कुछ उसकी सैलरी जो ट्रस्ट द्वारा बताई गई है, लोग जो बता रहे हैं, ये उसकी सैलरी थी। अचानक हॉस्टल बनना, ये बनना, वो बनना, प्रॉपर्टी से उतर के अब तो आई गेस गाड़ी से अच्छी खासी गाड़ी है उसके पास, तो ये तमाम एसेट्स जो होना, ये तमाम संदेह पैदा करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई, अंकुश क्यों नहीं लगाया गया, या फिर इनकी मॉनिटरिंग कैसे की गई कि ये चूक हो गई? बहुत बड़े सवाल हैं और बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत गंभीर इनके मायने। दूसरा ये चीज़ जो अब खबरों में आ रही हैं, जिस पर बात भी होनी चाहिए और आपके पास शायद इसकी जानकारी होगी, जो दान दिया लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें रसीद भी नहीं दी गई है, इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? ये तो मतलब मैंडेटरी होता है ना, उसी वक्त रसीद मिल जाती है जब आप कुछ दान करते हैं। जैसे काक भुसुंडी का जो प्रकरण है, उसमें जो महिला है या फिर जो सिंधी समाज है, उसने कहा, तो अगर रसीद दी है ट्रस्ट ने, तो एक कॉपी ट्रस्ट के पास भी होगी। बिल्कुल। जैसे ही हमने आरोप लगाया, ट्रस्ट को एक कॉपी दे के अपने प्रवक्ता से एक बयान दिलाना चाहिए था। अभी तक तो ऐसा कोई बयान आया नहीं ट्रस्ट का सामने। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें संदेह पैदा करती हैं। और अब ये देखना है प्रिया, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है, एसआईटी ने जांच की है, प्रारंभिक जांच, उस जांच में क्या आया है? जब तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, सार्वजनिक नहीं की गई है, शायद अभी तक तो नहीं की गई है, और आगे शायद भविष्य में नहीं भी होगी। अच्छा, अगर होगी तो अच्छा है। तमाम तथ्य हैं जो सामने आ सकते हैं उस रिपोर्ट में, जो उनका मेंशन की गई है। उसके अलावा जो सूचना मिल रही है, एसआईटी ने अपनी जांच बंद नहीं की। एसआईटी अभी वहाँ है या फिर? एसआईटी ने अभी अपनी जांच नहीं बंद की है। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच जो थी वो रिपोर्ट दी है, आगे की वो जांच कंटिन्यू किए हुए है। अभी उसने यहाँ तक कि लोगों को बोल रखा है, जिन लोगों से उसने पूछताछ की है, कि वो अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर नहीं छोड़ेंगे। पूछताछ उनसे होगी, फिर दोबारा होगी। अभी जांच की जो प्रक्रिया चरण है वो चलते रहेंगे। अगला दायरा कहाँ तक पहुँचने वाला है इस जांच में? किन-किन से और पूछताछ हो सकती है उस मंदिर में? देखिए, उस मंदिर में जितने भी कर्मचारी पूर्व कर्मचारी रहे हैं, अब पूर्व कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी, जिसमें एक राजस्थान के कोई कर्मचारी थे जिन्होंने आरोप लगाया, तो उन सबसे भी पूछताछ होगी कि भाई आपने आरोप लगाया तो किस आधार पे लगाया। अच्छा, आरोप लगाया तो उसका आधार क्या था, उसके प्रूफ क्या हैं आपके पास, फिर उसकी क्रॉस एग्जामिन होगी। तमाम चीज़ें अभी चलेंगी। अभी ये मैटर ऐसा नहीं है कि कल शुरू हुआ, रिपोर्ट प्रारंभिक आ गई और ख़त्म हो गया। अभी सब कुछ चलेगा। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि ये जब मैटर चल रहा है तो उसमें जांच तो हो रही है, लेकिन जांच का दोषी जिसको भी उस जांच रिपोर्ट में वो आता है, फिर उसका क्या होगा? क्योंकि एफआईआर तो है नहीं कि जांच में हमने इसको तो दोषी मान लिया। किसी का नाम तो उसमें है नहीं कि इसके ऊपर ही जांच चल रही है। एफआईआर भी नहीं है कि एक 0 एफआईआर हो, कि अज्ञात की एफआईआर हुई हो कि भाई राम जन्मभूमि में ऐसा एक मामला आया है, इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई है और जिसका नाम जांच में आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई का मतलब ये है उसकी गिरफ्तारी होगी, फिर न्यायालय में मामला आएगा, जांच की सारी रिपोर्ट न्यायालय में सम्मिलित होगी, सारे सबूत रखे जाएंगे, फिर न्यायालय अपना गुण दोष के आधार पर फैसला करेगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अब सवाल ये है कि आखिर वो एफआईआर कब तक होगी। और कुछ अयोध्या से, राम मंदिर से जुड़ा हुआ तथ्य जो आप यहाँ बताना चाहें? अभी हम बात कर रहे हैं उसी को लेकर, क्योंकि आप वहीं से हैं।
देखिए, राम मंदिर में चूंकि जब ट्रस्ट का गठन हुआ, हाँ। और उसके बाद पहला ट्रस्ट का काम ये था कि राम जन्मभूमि के भवन का निर्माण, तो भवन निर्माण समिति अलग थी, उसके नृपेंद्र मिश्रा जी थे और भवन निर्माण का कार्य हुआ। लेकिन अयोध्या की राजनीतिक परिदृश्य को अगर हम देखें तो उसमें ट्रस्ट की भूमिका बहुत बड़ी हो गई धीरे धीरे करके। भाई, अयोध्या में एक वक्त ये लगने लगा, लोग दबी जबान में कहने लगे कि ट्रस्ट ने जो कहा वही सही है। अपने विकास कार्यों से लेकर अपने जनप्रतिनिधियों के चुनाव तक जो ट्रस्ट कह रहा है वो सही है, वो सही है, और ट्रस्ट की खिलाफत नहीं हो सकती है अयोध्या में। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट के पास असीम ताकतें आने लगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां पहुंच रहे हों, जहां मुख्यमंत्री पहुंच रहे हों, ट्रस्ट के लोगों का सीधा दखल मुख्यमंत्री के पास हो, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो, तो एक सामाजिक परिदृश्य बनता है कि भाई उनके यहाँ तो मुख्यमंत्री आते हैं, उनके यहाँ तो सारे अधिकारी आते हैं, अब उनके ऊपर तो ऐसे में तो इन लोगों की भी साख पे दाग लगेगा। बिल्कुल, यह वह प्रकरण है जिसने कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर भी जरूर दाग लगाया है। ठीक है, क्योंकि हम जिससे मिलते हैं, जिसके साथ उठते बैठते हैं, अगर वह कहीं संदेह के दायरे में है, इसलिए इस जांच की रिपोर्ट का सार्वजनिक होना भी जरूरी है, और जो दोषी है जल्द से जल्द उस तक पहुंचा जाए, उसे पकड़ा जाए और उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर भी इस पूरे प्रकरण ने बट्टा जरूर लगाया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है प्रिया। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट के ऊपर जो लोगों का विश्वास था, ठीक है, कि इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन, शुरुआत राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं लोग, और यहाँ तक पहुँचे, मंदिर भव्य बन गया, दिव्य बन गया, लाखों लोग रोज़ दर्शन करने आ रहे हैं, लाखों श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, उनकी एक आस्था है। उस आस्था पर कहीं ना कहीं एक चोट जरूर लग गई है, क्योंकि वो दान दे रहे थे और वो दान रामलला के कार्यों के बजाय अन्यत्र खर्च हो रहा था। अच्छा, अयोध्या में विकास को लेकर बात करें और बहुत ज़्यादा हम दूर इधर उधर ना भी जाएं, तो जो राम दरबार है, जो मंदिर भव्य बना है, उसके आसपास निर्माण कार्य क्या है, स्थिति इस वक्त, विकास कैसे हुआ, चाहे दशरथ घाट की हम बात कर लें। देखिए, अयोध्या क्या है, वो गलियों का शहर है, ठीक है, बनारस की तरह। बनारस की तरह, हाँ, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उन गलियों की अपनी याद है, उन गलियों का अपना टेस्ट है। लेकिन रामलला के विकास या रामलला के भव्य भवन के विकास के साथ अयोध्या में जो विकास की एक लहर आई, उस लहर ने बहुत कुछ ख़त्म भी किया, बहुत कुछ नया भी दिया। जैसे अयोध्या के लोग डोमिनोज नहीं जानते थे, डोमिनोज में अगर किसी को कुछ खाना रहा हो तो लखनऊ ही जाता था। मैं जब भी अयोध्या गई हूँ तो वहाँ मतलब खाने पीने की चीज़ों की अगर हम बात करें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की बात करें, ब्रांड्स की बात करें, तो मेरे ध्यान में भी याद में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी जब ये मामला चल रहा था तो रिपोर्टिंग हमने की है और हफ्तों वहाँ पे रहे हैं हम, चाहे अयोध्या का जो की परिधि है वो 5 कोस की कही जाती है। हाँ। कि 5 कोस में मूलतः अयोध्या है और बृहद अयोध्या 14 कोस की है। तो उस 5 कोस में बहुत से प्रतिबंध भी हैं, जैसे मांस मदिरा की बिक्री नहीं हो सकती है, ठीक है, और जो मठ मंदिर है वहाँ लहसुन प्याज की एंट्री नहीं हो सकती। अब क्या है कि डोमिनोज रामलला से मुश्किल से जहाँ उनका मुख्य द्वार है वहाँ से 100 मीटर पे डोमिनोज की एक शॉप है, ठीक है। अब आप कल्पना करिए कि अयोध्या में कोई आया और वह होटल में रुका या मंदिर में रुका और उसने डोमिनोज पे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ओनियन पिज़्ज़ा, और वो ओनियन पिज़्ज़ा बना के लेके आ गया। ऑनियन तो आप बहुत छोटा नाम ले रहे हैं, वेज नाम ले रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस भी होते लेकिन हैं। अयोध्या में फिलहाल अब नॉनवेज पिज़्ज़ा नहीं बिक रहा है, पहले था लेकिन वो फिर लगा प्रतिबंध कि नहीं, नॉनवेज पिज़्ज़ा नहीं आ सकता है, तमाम जोमेटोज़ को भी बोला गया। अब वो प्याज वाला पिज़्ज़ा मंदिर के अंदर पहुँच रहा हो, किसी भी मंदिर में कोई यात्री रुका, उसने ऑर्डर दे दिया, मंगा लिया, ठीक है। कितने मंदिर हैं किस अयोध्या में 10,000 मंदिर कहे जाते थे। अच्छा, अब उसमें से कितने मंदिर बचे हैं और कितने मंदिर होटल में तब्दील हो गए हैं। परिसर में भी रुकने की व्यवस्था है नहीं, क्या? परिसर में रुकने की व्यवस्था नहीं है। यह कल्पना जरूर है कि ऐसी हम कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी वो कल्पना मूर्त रूप नहीं ले पाई है, कल्पना में ही है। दूसरा ये कि अयोध्या में होटलों की एक चेन बनाने की कोशिश की गई है। पहले तो सारे फैजाबाद वाले रोड पर ही चूंकि 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल आएंगे तो वो अयोध्या की परिधि के बाहर, मतलब 5 कोस की परिधि के बाहर ही आएंगे, उस परिधि में नहीं आ सकते हैं। तो ये तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पर कई बार अयोध्या के तमाम संतों ने भी कहा है, दिल्ली जैसी जगह पर पहुँच के भी कहा है कि अयोध्या के मंदिरों में। और दूसरा सबसे बड़ा है कि राम जन्मभूमि
आई तो क्या है, राम राज्य जब आया तो बैरिकेटेड किसने किया था? बैरिकेटिंग का जो कल्चर है वो कल्चर रावण ने किया था। ताड़का ने ताटक वन जो बिहार का हिस्सा है उसको पूरा बैरिकेड किया था। दंडकारंड और ताटक वन वो सारा कुछ छत्तीसगढ़ तक का हिस्सा है वो, तो उसको सबको, ताड़का एक राक्षसी थी रावण की, उसने बैरिकेड किया था। वहाँ कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता था। अयोध्या में भी एक बार बैरिकेड हुआ था, अयोध्या मुलायम सिंह यादव ने किया था, और उस वक्त उन्होंने भी कहा था परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, परिंदे पर मारे कारसेवक आए कारसेवा हुई। अयोध्या अघोषित तौर पर बैरिकेटेड है, और वजह सुरक्षा की बार बार दुहाई दी जाती है, क्योंकि अयोध्या की एक लाइफ लाइन है जिसको रामपथ अब कहा जाता है, वह अयोध्या के बीच से सड़क जाती है। राम जन्मभूमि का जो पुराना जाने का रास्ता था वह हनुमानगढ़ी से ऊपर जाके सीधा था। तीर्थ क्षेत्र जब बना तो इन्होंने कहा बड़ी भीड़ आएगी, बड़ी संख्या में भीड़ आएगी, तो उन्होंने मुख्य मार्ग से सीधा एक रास्ता निकाला, या मुख्य मार्ग से सीधा लोग जाएंगे और सीधा वो रामलला का दर्शन करेंगे। यह गेट नंबर 1 जो है उसके आगे जाकर एक गेट नंबर, चूंकि 1, 2, 3 ऐसे बने हुए हैं वहाँ पर, वो अलग अलग गेट हैं। एक VIP गेट है, एक शंकराचार्य गेट, एक चौड़ी सड़क रामपथ पर एक मुख्य द्वार है जो राम जन्मभूमि प्रवेश का द्वार कहा जा रहा है अब। लेकिन उसके पहले रंग महल बैरियर के आगे से एक द्वार था जहाँ पर लोग जाते थे, वो कनक भवन के रास्ते से होके जाते थे। उस पथ को चौड़ीकरण करने की बात हुई थी, राम पथ के चौड़ीकरण की बात हुई थी, क्योंकि यह मुख्य मार्ग है। सारे घर भी हैं, घर तोड़े गए हैं। अच्छा, तो अब राम पथ चौड़ीकरण इसलिए हुआ ताकि अयोध्या में आवागमन सुचारू रूप से चलेगा, लोगों की गाड़ियां आ जा सकेंगी, लोग अयोध्या के आ जा सकेंगे। अब उसी राम पथ पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपना मुख्य द्वार बना दिया। अब क्या है कि भीड़ तो आती ही है, दर्शन करने आती है, उसकी आमद हो जाती है। वह आमद प्रशासन के द्वारा एक व्यवस्थित भीड़ करने के चक्कर में एक तरफ बैरिकेड लगा दिया जाता है, और उस जो डबल लेन की सड़क बनी हुई है केवल एक लेन सिंगल आवागमन के लिए रखा जाता है। तो ये तो मतलब प्रशासनिक यहाँ पे कह सकते हैं हम कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, ये उनकी लापरवाही या कह लीजिए कि कुव्यवस्था है। कुव्यवस्था है। फिर बाद में मांग उठने लगी कि इसका चौड़ीकरण भी किया जाए, तो मतलब लगातार इसका चौड़ीकरण या जो भी चीज़ें करनी है, तो फिर उससे कहीं ना कहीं अयोध्या का आम जनमानस जो है ना, कहाँ जाएगा, वो बहुत तो दुखी 5 कोस जो अयोध्या है जहाँ लोग बसे हुए थे, वो वहाँ आप अयोध्या की हर गलियों को, हर सड़कों को अगर आप चौड़ीकरण में ले आएंगे तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी? जो मूलतः अयोध्यावासी हैं कहाँ जाएंगे? अच्छा, आप अयोध्या में अब इस बार अब जाइए, आप जब अयोध्या में, तो आप देखेंगे एक लाइन से आपको तमाम ब्रांड्स मिलेंगे जो आपको मल्टीनेशनल शहरों में मिलते हैं। अच्छा। हम जैसे मैं अक्सर बाहर जाता हूँ, टूर पे जाता हूँ, तो अगर महाराष्ट्र गया तो मेरा ये मानना होता है कि मैं यहाँ के लोकल व्यंजन जो है ना वो खाऊं। मुंबई गया तो वड़ा पाव खाऊं, कोई भी कहीं जाता है मिसल पाव खाऊं, ठीक है। वहाँ का क्या अयोध्या कोई आता है तो वो सोचता भाई अयोध्या में हम उडुपी का डोसा खाएंगे, तो वो तो हम भाई साउथ इंडिया में जाएंगे तो हम कहीं भी मिल जाएगा मुझे, ठीक है, या दिल्ली में भी बैठ के मिल जाएगा। अयोध्या की अपनी रेसिपी कहाँ है? वो दुकानदार कहाँ है? क्या सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था की? यह मानक कहाँ रखा? तमाम ये सवाल हैं प्रिया, और इन सवालों पर कई बार डिबेट हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, डिबेट हो रही है, ये मुद्दा उठ रहा है, जांच पहले भी था जमीन को लेकर, अभी फिर SIT का गठन, और ये जांच होती रहेगी, आपने भी कहा, ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और जाएगा भी तो किस वजह से जाएगा? देखिए, 2-3 वजह है। पहली वजह यह है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में चंपत राय या अनिल मिश्रा या गोपाल जी, इन 3 नाम का आना, इन तीनों नाम का जुड़ाव कहीं ना कहीं विहिप और विहिप से होता हुआ RSS तो इतना बड़ा है ये, इतने ये लोग बड़े नाम हैं इनके कि सब हैंडल कर लेंगे। RSS से कहीं ना कहीं जुड़ाव है, और ऐसे में RSS की अपनी गरिमा या विहिप की अपनी गरिमा पर जरूर चोट लगेगी। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को हो सकता है अभी इस चीज़ को रोका जाए, आगे भविष्य में कुछ इस तरह की चीज़ें की जाएं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी सबसे बड़ा है कि इस प्रकरण को आप कहीं से भी नहीं देख सकती हैं कि ठंडे बस्ते में जा रहा है। कुछ ना कुछ अपडेट, चूँकि पब्लिक का जुड़ाव है, रामलला
किसी के व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, क्योंकि वो तो सार्वजनिक चंदे से बनी है और उसके लिए चंदा आपने मांगा और लोगों ने दिया है। घर घर जाकर चंदा कलेक्ट किया गया है हर जगह। इनफैक्ट शहरों में, सोसाइटी में भी लोग आते थे राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए, और लोगों ने दिया है। सबको रसीद मिलती थी, स्वनिधि से लोगों ने अपने दिया है। और जब दान दिया है तो लोगों के पूछने का अधिकार भी है। अगर हम सरकार चुनते हैं और यह संवैधानिक देश है, संविधान पर चलने वाला देश है, और इसकी परिकल्पना भी यही है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, तो फिर जब जनता आपको शासन करने का अधिकार देती है तो जनता पूछने का भी राइट रखती है, और यह संविधान हमें अधिकार देता है। और जाहिर सी बात है, उसी अधिकार के तहत अब जनता सवाल पूछ रही है। ट्रस्ट आज चुप है, कल चुप है, लेकिन परसों ट्रस्ट को बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो फिर आगे फैसला भी लेना पड़ेगा, चाहे अदालत स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि वहां तक मामला पहुंचा हुआ था खुद ही कि सीजेआई इसमें खुद देखे कि ये धांधली चल रही है और ये हो नहीं सकता है, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो राम मंदिर में कुल मिलाकर के यही अपडेट है चंदा चोरी मामले को लेकर के। अभी जो एसआईटी गठित की गई है वो काम पर लगी हुई है। एक रिपोर्ट सबमिट जरूर किया गया है, सार्वजनिक नहीं किया गया है कि उस रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, खजाने को लेकर के क्या कहा गया है, कितना मिला है, कहाँ रखा जाता है, किसकी देखरेख में, और सबकी संपत्ति का ब्यौरा भी नहीं आया है। जैसा पीयूष जी ने बताया कि इसके पास पहले कितनी संपत्ति थी, ट्रस्ट से जुड़ने के बाद, सेवादार बनने के बाद कितनी संपत्ति हो गई आपकी, कहाँ से आई। तो इन मुद्दों पर जैसे भी कुछ अपडेट आएगा हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी आपका, हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए।